Vishal. Very good points you have raised, and I think which people are noting down your all जुगाड़ टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी है, और एज यू सेड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग टू प्रिपेयर, खासतौर से पंजाब। मैं भी ये जानना चाह रहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है कि अभी जाती है सबसे पहले पूछते हैं कि आपका शेड किस डायरेक्शन का है, सर आपके तो सोलर लग ही नहीं सकता, तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है कि किसी ने अगर शेड उसी तरह बना दिया है और शेड इफेक्ट दिया है और उसके सोलर जनरेशन के प्लांट लग सकते हैं, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। अच्छा, सेम कंडीशन, बट हाउ मच कॉस्टली? Not that much, around 2-3% only. And then there are tilted roofs. There is a problem with the tilted roofs. So normally they don't agree that solar power can be used. नॉर्मली क्या है, आजकल नॉर्थ में भी शेड होते हैं, इंडिया में साउथ की तरफ फेसिंग होना चाहिए। हम उसमें ही बोलते हैं सर नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ की तरफ लगेगी, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल बीइंग साउथ में आपका जनरेशन 4 यूनिट्स का आएगा, नॉर्थ में आपका जनरेशन फिर भी 3 से 3.5 के आसपास आएगा, मेंटेनिंग द टिल्ट। अगर आप 20 किलोवाट टिल्ट देके लगाएंगे और 50 किलोवाट लगाएंगे टिल्ट नहीं देके, तो ऑब्वियसली 50 का आपका जनरेशन मच हायर रहेगा एज कम्पेयर टू द साउथ फेसिंग। इसके अलावा जो मैं BIB बता रहा था, वो इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव, नॉर्थ फेसिंग में उनका पूरी जो स्ट्रक्चर है वॉल का, उस पर भी पैनल लगे हुए हैं कि कुछ नहीं देगा कुछ तो देगा। थैंक यू मच। हाँ लोग कुछ तो आएगा, वो इकोनॉमिकली वही भी होना चाहिए, जैसा उन्होंने कहा सस्ता सुंदर टिकाऊ बचता फंडामेंटल्स, और इसी पे आप लोगों को भी काम करना है। हमारे अपने प्रहलाद तिवारी जी हैं जो पूरा डिस्काउंट्स अजमेर को मेंटेन कर रहे हैं, काफ़ी अपने इनका पावर मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ा हाथ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उन पर अपनी बात करें और उसको आगे बढ़ाएं। सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। मेरा जो सबसे पहला जो सोलर का अनुभव रहा वो रहा जब हमने अजमेर डिस्कॉम में हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग पे 35 किलोवाट का राजस्थान का पहला टाई इन्वर्टर वाला जो है सोलर प्लांट 35 किलोवाट की कैपेसिटी में हमने लगाया था। तब हमने जब उसको लगा रहे थे हम लोग कमीशन कर रहे थे, तब ये बोर्ड में देखा गया कि वोल्टेज ही नहीं है उसमें, वोल्टेज इज वेरी हाई, तो वो इन्वर्टर ऑन ही नहीं हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल से जाकर के हमारा डिस्कॉम का खुद का सब्सटेशन था, फिर भी उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको उसकी टेप कम करवाई एसटीएम विंग से, और तब जाकर के वो जो है इन्वर्टर ऑन हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि एक पर्टिकुलर रेंज है वोल्टेज का जिसमें आपका इन्वर्टर ऑन होता है या ऑफ होता है। तो नॉर्मली वोल्टेज का वेरिएशन जैसे आप बता रहे थे कि 220 और 400 के पे भी जब इतना वेरिएशन है, तो डिस्कॉम लेवल पे तो देयर आर सो मेनी वोल्टेज रेगुलेशन प्रॉब्लम्स आर देयर। So this is the problem, one of the problem which I faced. Then बाकी the second problem was that इन्वर्टर का जो लाइफ था, ये 5 साल का उसका वारंटी था। 5 साल जैसे खत्म हुए और वो प्लांट मेरा जो है वो जैसे 5 साल खत्म हुए, उसके 1 महीना भी नहीं हुआ था मुश्किल से, और इन्वर्टर जो है खराब हो गया। इन्वर्टर वेकॉन कंपनी का था जो फिनलैंड से इम्पोर्ट किया गया था, उसका कुछ न पार्ट मिलता है न कुछ और, वो सब नंबर। फिर मैंने नया हालांकि नया इन्वर्टर लगाया, अभी हमारा प्लान बिल्कुल अच्छा चल रहा है। दूसरा, अगर हम जैसे अभी अगर टेक्नोलॉजी की हमारे यहाँ पे टोटल राजस्थान हमारे अजमेर डिस्कॉम की बात करें तो करीबन 300 मेगावाट का हमारा जो है सोलर जनरेशन है। 350 मेगावाट की जो है हमारा टोटल सोलर जनरेशन है। करीबन 50 मेगावाट डोमेस्टिक में है और बाकी जो है वो करीबन 300 मेगावाट अदर देन डोमेस्टिक एरिया में है। और अभी हमने 55 मेगावाट का पूरे स्टेट का एक टेंडर किया हुआ था, इसमें हमारे जो वेंडर्स हैं उनने सिलेक्ट किए थे, और ITS जो रूफ टॉप सोलर जो फेज सेकंड जो प्लान है MNRE का, उसमें भी जो है उसकी जो टाइमलाइन है उसको बनाने का चल रहा है। नवंबर में शायद इसकी टाइमलाइन का लास्ट डेट है, तो हो जाएगा वो। देन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें सर, तो टेक्नोलॉजी से जो है हम लोग हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स जो है अगर हम डेवलप किया जाए, उसमें जो है आपको डिजाइन और ये सब किया जाए, तो वी कैन इम्प्रूव दी एफिशिएंसी ऑफ दी सोलर टेक्नोलॉजीज। इसमें जो
सबसे पहला जो है वो है कि आप पैनल जो हमारा जो सोलर सेल है उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज करें कि उसमें जो है आपके जिसमें मल्टीपल मटेरियल्स ऐसे यूज करें, कंबाइन करके बनाए कि इस जो सोलर का स्पेक्ट्रम है का मैक्सिमम स्पेक्ट्रम में यूज कर पाए टू इम्प्रूव दी एफिशिएंसी होगी। जैसे 10 सोलर सेल्स जो आ रहे हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग जो है इसमें काम करें कि इसकी एफिशिएंसी बढ़े, राइट सर। Then we can explore the possibility of use of the quantum dots and nanomaterials to improve the absorption of the light and the electron transport within the solar cells and with the better junctions to reduce the heat coefficient. जब हीट बढ़ता है हमारे यहाँ पे जैसे जैसलमेर में जनरेशन तो आता है लेकिन वो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है जनरेशन कम होने लगता है। तो देयर सब प्रॉब्लम को हमारा जो सोलर जो मॉड्यूल है ऐसा हो कि उसमें जो हीट जनरेशन है मॉड्यूल का कम से कम हो, राइट सर। तीसरा था कि उसमें जैसे बता रहे थे जैसे बाईफेशियल मॉड्यूल्स तो बनी रहे और उसमें बेटर कोई टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो बाईफेशियल में, तो हम लोगों ने जो ट्रांसपेरेंट टाइप के जो सोलर पैनल्स है वो बनाए ताकि उसको ज्यादा साइड्स पे भी तो आप देखें एक साइड से वो ओपेक रहता है, एक साइड से ओपन रहता है। और ये था कि वी कैन एम्प्लॉय द लाइट कंसंट्रेटिंग ऑप्टिक्स and this light trapping structures and photon management technologies to increase the amount of sunlight absorbed by the solar cells. Then we can use the technologies for micro inverters, जैसा कि हालांकि माइक्रो इन्वर्टर्स की एफिशिएंसी जो है वो कम होती है नेचुरली, लेकिन चूंकि वो मॉड्यूल वाइज रहती है तो वो कोई अगर आपका टाइम इन्वर्टर में क्या टाइम इन्वर्टर में फेल हो गया तो पूरा प्लांट बंद हो जाता है। इसमें ये कि कोई पर्टिकुलर पोर्शन बंद हो गया तो चलो ऐसा रहता है, तो एक प्लांट पैनल आपका इन्वर्टर बंद होने से पूरा दिक्कत हो जाता है। तो माइक्रो इन्वर्टर्स हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो उसका जो कोटिंग है, जो मॉड्यूल्स का जो कोटिंग है वो ऐसा बना कि एंटी सोइलिंग टाइप का हो, जिसमें कोई मिट्टी गिरे तो अपने आप हट जाए उसमें से, चिपक ही ना उसमें, राइट। तो ऐसी हम जो है कोई पैनल जो है ऐसा हम लोग बनाए जिसके अंदर जो है मिट्टी वगैरह उसका क्लीनिंग करने की जरूरत पड़े, सेल्फ क्लीनिंग करके मेटल हो तो वो दिक्कत नहीं। इसके अलावा हम लोग उसमें टिल्टिंग का जो है जो उसका मूवमेंट है एमपीपीटी टाइप बेस्ट हो जिसमें उसको मॉर्निंग में ईस्ट से वेस्ट जो है सन के मौसम के साथ साथ जैसे होम ग्रिड में तो अवेलेबल है सारे, है ना। जैसे पंप सेट में तो सूरजमुखी टाइप का वो चलता है, लेकिन जो ग्रिड टाइप इन्वर्टर्स में या जो नॉर्मल लगा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है। और इसके अलावा एनुअली जो हम उसको ट्रीट करते हैं मंथ है ना, मंथ वाइज, वो भी हमारे पास ज्यादातर प्लांट में फिक्स टाइप के लोग लगा देते हैं। इवन मैंने देखा कि मेगावाट स्केल में भी जो प्लांट लगे हैं उसमें कोई टिल्ट ऑप्शन नहीं होता है, न टिल्ट है न उसका मोशन है, कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है जैसे जब आपका सोलर एडिशन जो है पैनल के ऊपर 90 डिग्री पे गिरेगा, पैनल के नॉर्मल पे गिरेगा तो ही जाके जनरेशन होता है। अदरवाइज कोर्स में उसका इंसिडेंस सिंगल है और साइन ऑफ द इंसिडेंट उतना परसेंटेज आपका पावर लॉस उसमें हो जाता है, राइट। तो दैट वी कैन थिंक अबाउट दैट। तो इस तरह का जो है हम लोग इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब हम लोग यूज करके और सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ में थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद। नमस्कार पिलाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी अच्छे इश्यूज रेज किए हैं। लेट्स सी व्हाट कैन बी डन विद द इन द एमएसएम सेक्टर। अभी कोई साहब रह गए जो बोलना चाहेंगे? एनीवन? आप बोलना चाहेंगे? Rahul Sharma, be short because it's already 1.5. In front of such a learned faculty members and technicians. Most of the topics are covered. जो topics रह गए हैं उनके बाद एक दो topics हैं, जैसे मैं RRECL से हूँ और एनर्जी एफिशिएंसी सेल को देखता हूँ। एक एनर्जी एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हम काम कर सकते हैं, और ये ऐसे कोई एक डायरेक्शन वाइज नहीं है कि इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि जहाँ भी हम डिवाइसेस सभी जगह यूज़ कर रहे हैं, मोटर्स, ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, सभी तरह के, जैसे यहाँ भी लाइट्स लगी हैं, फैंस लगे हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स की बहुत गुंजाइश है। अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम काफ़ी कर रहे हैं, डिफरेंट फार्मर्स लेवल पे भी, एकदम ग्रास रूट लेवल्स पे भी कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात करूँ कि वहाँ जैसे ये पुरानी मोटर्स हैं,
उनको, और जो पंप्स हैं वो ये यूज़ कर रहे हैं, रिवाइंडिंग मोटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अवेयरनेस भी कर रहे हैं और उनमें कैसे एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस को पेनिट्रेट किया जाए या हम अपनी डिवाइसेस को कैसे इम्प्रूव करें उनकी एफिशिएंसीज को। उसमें एक बिहेवियरल साइंस भी है, सेंसर बेसिस प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें सेंसर्स हम अप्लाई करें, ऑक्यूपेंसी सेंसर्स। एक ये टॉपिक छूट रहा था तो मैं देखा ये। थैंक यू। राहुल जी इज वर्किंग विद राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन और काफ़ी इनका एनर्जी इफिशिएंसी में काफ़ी योगदान है, तो आई थॉट इट प्रॉपर टू रिक्वेस्ट हिम। और कोई साहब है बिफोर मार साहब बोलना चाहेंगे प्लीज? मुकेश माथुर जी इज जनरल मैनेजर इन द व्हील राजस्थान। हमारे यहाँ की जो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है उसमें काम कर चुके हैं। रवि हाईलाइट 2-3 एस्पेक्ट्स। सर, एक तो ये हम लोग अभी अगर 2030 के टारगेट्स की बात करें तो एक ह्यूज प्रॉब्लम हमारे पास आने वाली है, वो है डिस्पोजल ऑफ द सोलर पैनल्स, क्योंकि तब तक हमारे काफी सोलर पैनल्स की 20-30 साल की लाइफ पूरी हो चुकी होगी। तो वी नीड टू वर्क नाउ ऑन द टेक्नोलॉजी कि हम सोलर पैनल जो यूज्ड हैं उनको कैसे उसमें से रिसाइकलिंग कर सकते हैं, किन किन मटेरियल को हाउ इट इज टू बी डिस्पोज्ड, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी बिग एनवायरमेंटल चैलेंज बाय 2030। आई होप वी शुड स्टार्ट वर्क ऑन दिस थिंग्स राइट नाउ। दूसरी बात सर ये है कि हम पीवी कुसुम प्रोग्राम चला रहे हैं, बहुत बड़ा 17 लाख टन सोलर पंप्स लगाने की बात हो रही है 2026 तक। एंड अगर टोटल कैपेसिटी निकालें तो इट इज मोर देन 10 गीगावाट्स ऑफ द सोलर पैनल्स व्हिच विल बी डिप्लॉयड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर फॉर दिस कुसुम पंप्स। इसमें एक चीज ऑब्जर्व की गई है कि इसकी जो यूटिलिटी फैक्टर है, जो सोलर पंप से जनरली 60% टाइम ही वो काम आते हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस, 40% टाइम दे आर नॉट यूज्ड maybe in the monsoon and so many other times. So 40% of 10 gigawatt power का यूटिलाइजेशन अभी नहीं हो पाएगा या नहीं हो पा रहा है। We need to work on the technologies कि जिस समय सोलर पंपिंग नहीं हो उस समय उस पावर के यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है। So we need to think on this aspect. एक अभी अपने पॉइंट रेज किया था regarding the skilling. That skilling is also really very important and world skilling पे I want to share with you that we have already started work in the country. Skill Council ने भी काफी काम शुरू कर दिया है and the point is कि कैसे अपने यहाँ के लोगों को ट्रेन करके बाहर के लोगों के लिए हम ले जाए। It's a good initiative and I think it's upcoming area. Thank you sir. थैंक यू मुकेश जी। मैं थोड़ा सा इसलिए बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो में एक पैनल डिस्कशन अटेंड किया था और उसमें एक साथ अमेरिका से आए हुए थे जिन्होंने यहाँ सुदर्शनपुर इंडस्ट्री एरिया में भी अपना काम खोल रखा है। जो आपने इशू रेज किया कि जो 40% टाइम सेव होता है उसमें क्या किया जाए, तो उन्होंने किस तरह का पेटेंट डेवलप किया है द रेस्ट ऑफ द टाइम दैट सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड। वी कैन विजिट दैट, आई हैव द एड्रेस, if you like we can go ahead and that's a good achievement they have done. Now I will request Sonali ji wants to read some periods to Javera sir, they have to be good for college. Just sir. देखिए मैं एजेंडा में इन्वर्टर की इश्यूज के बारे में एड्रेस करना था, तो मैं इंडस्ट्रीज की तरफ से ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट इन्वर्टर्स का जो है वो एक्सटेंशन ऑफ वारंटी है। अभी मोस्ट ऑफ द जैसे हेलो अभी हमारे सभी साथियों ने बताया कि 5 साल में इन्वर्टर खराब हो जाता है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ऑपरेशंस जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं डस्ट से, मॉइस्चर से और टेम्परेचर से, तो उनको कंट्रोल करके इसकी लाइफ एक्सटेंशन का काम जरूर करना चाहिए। जैसा अभी अजमेर वाले साहब ने बताया कि साहब के जो है 5 साल के इमीडिएटली ये 1 महीने में इन्वर्टर खराब हो गया, फिर दूसरा इन्वर्टर नहीं मिला उसके पैरेलली रेट्रोफिट करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री में आने वाली है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर काम जरूर करना चाहिए। और मैं करीब करीब सारी जितने भी इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स है उससे मेरा अच्छा संपर्क है, चाइना में भी यहाँ में भी, तो मैं उनको आपसे लिंक कर सकता हूँ। और अगर इंडस्ट्री और एमएसएमई इस पर कुछ काम करना चाहे तो मैं ये एक्सेस दे सकता हूँ, मैं कॉपरेट उसमें करूँगा, आपको लिंक करके मैन्युफैक्चरर तक आपको अप्रोच करा दूँगा कि साहब ये इन्वर्टर्स की प्रॉब्लम है, आप इसको एड्रेस करिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ में
आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि मैंने जो प्लांट यूपी में लगाया है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर लगाया है. इट हैज़ गॉट द ट्रैकिंग सिस्टम, इट हैज़ गॉट द बाइफेशियल installation, it has got the spring inverters और it has got the tilted module installation. तो आज की तारीख में हमें जो जनरेशन मिल रहा है वो करीब करीब 32% जनरेशन मिल रहा है. तो अगर आप लोग इसके प्लांट की जो है, और ऐसा प्लांट हिंदुस्तान में अभी कहीं पर भी नहीं लगा है. अब लग रहे हैं परंतु अब ऑपरेशन में जो है हमारा प्लांट है. तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, जब कभी भी आप सुविधा है आप उस प्लांट को देखिए और जो भी ऑब्जर्वेशन आपको नजर आती है फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए उस पर काम करें. थैंक यू. सुमन जी बहुत एक्सपीरियंस है सोलर इंस्टॉलेशन और उसमें, तो उनकी पूरा फायदा हम ले सकते हैं तो जैसा भी हो. और सुरेंद्र जलोरा साहब को आपने पहले भी सुना, एंड टेक्नोलॉजिकली ही इज ऑलवेज फॉर डेवलपमेंट. मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपनी बात. एक तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो इससे बहुत अलग है, और चूँकि सब लोग बैठे हुए हैं और एकेडमिक्स के लोग हैं तो मुझे ऐसा लगा कि ये बात करनी चाहिए. हम टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस सब तो बात करके उसके बायोडाटा से या उसकी क्वालिफिकेशन से हम पता लगा लेते हैं कि ये ठीक है ये नहीं है, कितनी नॉलेज है थोड़ा इंटरव्यू में पता लग जाता है. लेकिन टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ में हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो है पर्सनालिटी ट्रेट्स. कि पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, उसका ओरिएंटेशन किधर है. सेल्स में बंदा हायर कर रहे हैं लेकिन सेल्स ओरिएंटेशन है कि नहीं है. R&D का बंदा हायर कर रहे हैं, बंदा उसके अंदर डिटेल ओरिएंटेशन है कि नहीं, इन्वेस्टिगेटिव है कि नहीं है, वो किस तरह की पर्सनैलिटीज उसके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, तो मैच नहीं हो पाता है. आज हम एकेडमिक्स के अंदर बात करते हैं तो बच्चों का किस तरफ रुझान है, उसको रिसर्च में जाना चाहिए, उसको सेल्स में जाना चाहिए, उसको प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट में जाना चाहिए. तो इस तरह के ओरिएंटेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, उसको खुद को नहीं पता होता है और टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि उसको कहाँ जाना चाहिए. बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, फिर भी उस लेवल तक हम पहुंच नहीं पाते हैं. तो मैं अभी एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ जिससे हम बहुत एक्यूरेटली पता लगा सकते हैं कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है. कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जैसे उसके अंदर हमारे सबके अंदर फियर होते हैं, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिकॉग्निशन. एग्जाम्पल है कि किसी बंदे को आप देखना कि बिल्कुल सूटेड बूटेड ड्रेस, वेल ड्रेस, जूते तक सब अच्छा होना चाहिए, उसको आप कह दो यार कपड़े ठीक नहीं है, आप उसको देखो डिप्रेशन में आ जाएगा. कई लोग केयर भी नहीं करते. तो ये एक एग्जाम्पल है. लेकिन फियर ऑफ सक्सेस है कि वो बंदा काम को शुरू करने से घबराता है. फियर ऑफ फेलियर है, काम को खत्म करने से घबराता है. हमको हमारे अंदर होता है कई बार कि हम काम खत्म, पूरा काम कर चुके हैं लेकिन उसको कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, यार कुछ छूट गई, कुछ गलत हो गया तो क्या होगा. ये गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा होता है कि कोई गलती रही तो मेरे वापस आ जाएगा, बाउंस बैक करेगा, तो हम डिसीजन लेने से घबराते हैं. तो ये फियर जो होते हैं वो उस जगह पे अगर किसी को सपोर्ट मिल जाए, चल आया मैं कंक्लूड कर देता हूँ, तो उसकी नैया पार हो जाती है. और ये इंडस्ट्री में हमारे साथ बहुत होता था कि कई लोग होते थे जो या तो काम शुरू नहीं कर पाते थे या काम को कंक्लूड नहीं कर पाते थे. तो वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आइडेंटिफाई होने के बाद में हम उसको काम करते थे, निकल जाता था. तो जो सक्सेस थी कि 150 लोगों का काम, हम डेवलपमेंट का काम किया था, उसके अंदर 12 लोगों की टीम ने डेवलप किया. उसके लिए हमने पर्सनैलिटी ट्रेट्स आइडेंटिफाई किया था कि ये होगा तो ये काम हो जाएगा. तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नई टेक्निक जो हम काम कर रहे हैं वो है हैंड राइटिंग एनालिसिस. हैंड राइटिंग एनालिसिस बहुत क्लियरली बोलती है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कि वो आदमी कैसा है, उसके अंदर ट्रेट्स क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी में चीटिंग टेंडेंसीज है, वो हिडन है, क्रिमिनल टेंडेंसीज है, वो हिडन है, कब निकल के आएगी, किसी एक इंसिडेंस पे आएगी, लेकिन वो छुपी हुई है, वो हैंड राइटिंग में बहुत क्लियरली दिखती है. और वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर चीटिंग टेंडेंसी वाला बंदे को हायर कर लिया, 2 साल बाद उसको बट्टा बैठा के भाग के आप कुछ नहीं कर सकते. तो ऐसे अच्छे ट्रेड्स भी हैं और दूसरे ट्रेड्स भी वो पता लगते हैं. इवन पार्किंसन डिजीज है, पार्किंसन डिजीज 10 साल बाद होने वाली है, वो आज आपकी हैंडराइटिंग में दिखती है. आपकी एक अभी मैं तो सीख रहा हूँ तो एक बंदे को बोला यार कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बता रही कि तुम्हारे को एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं है. मैंने कहा है, फिर वो आया हाँ सर प्रॉब्लम है मेरे को.
कि मेरे को पेट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिर मैंने जब कुछ और एक्सपर्ट से उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे को भी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कि कैसे पता पड़ रहा है कि आपके इसमें दिख रहा है। देन ही केम आउट वेरी क्लियरली कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर इसके आगे डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट की थेरेपी भी होती है। बट ये बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है कि जो मुझे ऐसा लग रहा है जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ कि अगर उनका ओरिएंटेशन पता पड़े तो उनकी वीकनेस को आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर के अंदर जाते जाते उनका ओरिएंटेशन अगर चेंज कर सकते हैं तो उनको आगे लाइफ में बहुत फायदा होगा। थैंक यू। जी को धन्यवाद। और अभी इलेक्शन चल रहे हैं, कई लोग इनके पास पहुंच जाएंगे, क्या आप सबको धन्यवाद। आप सब लंच के लिए पधारे और कृपया लंच के बाद भी थोड़ा और समय दें। ऐसा नहीं कि बिजी तो सभी है, पर ये लोग देखो काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और आप लोगों ने जो इश्यूज रेज किए हैं उसका फर्दर डिस्कशंस है। इनकी तरफ से अभी मेरे को जवाब मिलना है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इनके क्या इश्यूज जो हैं, जो कुछ चीज कौन सी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड होंगे, R&D करनी पड़ेगी या जो सोल्यूशंस हैं इनके पास में वो ये बताएंगे। तो कृपया मेहरबानी करके जाए नहीं, सभी लोग बिजी हैं तो पूरा दिन देना काफी डिफिकल्ट होता है आप सब लोगों के लिए, इंडस्ट्री वालों के लिए। तो कृपया करें, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। सो दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन इन्वॉल्व्स academicians। अभी तक हमने सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने सुना, बट अब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को फिल्टर करना है। आई मीन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फीजिबल फ्रॉम द रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज पॉसिबल फ्रॉम कमर्शियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड व्हाट इज पॉसिबल फ्रॉम द कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो नाउ सेड दैट हमारा फोकस, जैसे मैंने एजेंडा के स्टार्ट में बताया था, it all depends not from university project oriented point of view but rather on the technological commercialization point of view। तो इसी एस्पेक्ट से मैं बिट्स पिलानी की टीम को अभी इनवाइट करता हूँ। सो सर, डॉक्टर रजनीश कुमार सर, आप बताएं कि which all things are feasible from our point of view and of course how to move forward। ओके, सो प्रॉब्लम इतने ज़्यादा है और इतने कम समय में एड्रेस करना है, सो लेट अस से सो ऑल्दो आई हैव रिटन टू माय कैपेसिटी और स्पीड व्हाटएवर आई हैव। सो फर्स्ट वन वाज नवीन अरोड़ा जी। उन्होंने बोला कि लो पेनिट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन MSME एंड इट इज ओनली अराउंड 80 to 20%। सो हमारे मित्र हैं जो यहाँ बैठे हैं, मैं पिछले दिनों इंडिया एग्री वोल्टाइक अलायंस का लॉन्च हुआ था, मैं भी वहाँ एक्सपर्ट के रूप में था। तो अपन इंस्टीट्यूट ऑफ फीडिंग टू ग्रिड, क्या अपन वो सेपरेट पावर स्मॉल इंडस्ट्री के लिए यूज कर पाएंगे क्या? यदि अपन इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे तो देखेगा कि ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि इन्वर्टर की एफिशिएंसी बढ़ानी है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कम करना है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अभी भी उतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जितना अपने MSMEs को चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ फीडिंग टू ग्रिड अपन बेहतर है कि नए नए एप्लीकेशंस देखें। उसका पहला एप्लीकेशन तो एग्री पीवी है ही, और एग्री पीवी से रिलेटेड जैसे फूड प्रोसेसिंग, या सर ने एग्जांपल दिया कि क्या अपन ड्रायर बना सकते हैं, स्मॉल स्केल के वो इक्विपमेंट्स बना सकते हैं क्या? तो और भी अपन देखेंगे। सो हाउ टू कन्विंस MSME टू गो फॉर रिन्यूएबल्स, तो ये अपन का पहला मुद्दा है कि उनको कन्विंस ऐसे कर पाएंगे कि उनको बेनिफिट्स बताएंगे पहले कि सपोज वी हैव अ स्मॉल पावर प्लांट, लेट अस से 100 किलोवाट, सो उससे ग्रिड को ना फीड करके मान लीजिए कोई इंडस्ट्री वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इस पे यदि एग्री करें MSMEs तो अपन, जैसे हम लोग के बैचलर्स स्टूडेंट जो है वो काफ़ी टैलेंटेड है और वो स्टडी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स या लैब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स या डिजाइन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उनको एक ऐसा टॉपिक दिया जा सकता है कि वो सर्वे करके बता दें कि इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक शेखावटी रीजन ले लिया, वहाँ उनको बता दिया कि इतने इतने प्लांट लग सकते हैं फ्यूचर में,
या इतनी इतनी इंडस्ट्री की का यूज है, तो वो अपन टैकल कर सकते हैं यदि MSMEs एग्री करें कि अपन को एक ऐसा प्लान बताओ कि 5 साल में लेट अस से अपनी आय दोगुनी हो गई या सर्टेन इंडस्ट्री खुल गया, या जैसे सर बता रहे थे कि स्कूल वगैरह में अपने पास वो लाइट्स वगैरह नहीं रहती हैं, तो क्या उसका प्रोविजन है कि वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बने जो उसका प्रोविजन करे। और एक मेन मुद्दा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंज्यूमिंग मोर वी कैन गो फॉर एफिशिएंट लाइटिंग। फॉर एग्जांपल यदि आप देखेंगे कि अभी भी जो अपने सोलर लाइट्स हैं, ऑल्दो दे आर ओनली 10 to 12 वॉट्स, क्योंकि आजकल जो बल्ब्स आते हैं वो काफ़ी हाई कैपेसिटी के आते हैं, लेकिन वो 10 to 12 वॉट्स के रहते हैं, लेकिन उसके नीचे जो बॉक्स है बैटरी का वो अभी भी बड़ा सा रहता है। सो यहाँ अपन काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, उस एक बॉक्स में अपन 100 लाइट जला सकते हैं, और उसका प्लान यदि लगेगी है तो वो अपन बच्चों से करवा सकते हैं। तो एक तो ये नवीन अरोड़ा जी का प्रॉब्लम था, उसके बाद मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम सोलर पैनल्स एट डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर्स, इस पे भी काम किया जा सकता है, लेकिन इस पे रिसर्च से ज़्यादा अपन को थोड़ा सा क्या कहते हैं प्लानिंग पे काम करना पड़ेगा। ये रिसर्च एरिया थोड़ा कम है, लेकिन प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। तो इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग फॉर हार्डकोर रिसर्च वी कैन गो फॉर, जैसे स्टूडेंट प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उस पर जा सकते हैं। ट्रैक्टर्स तो इसमें तो एक्सपर्टीज नहीं है मेरी, और इसमें काफ़ी काम भी हो चुका है। ऑफ ग्रिड चैलेंजेस, बैटरी इज अ बिग बर्डन। सो इसका इशू एड्रेस करने के लिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं ऐसी हैं जो एक साथ कवर हो जाएंगी। जैसा कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, किसी ने बताया था कि हाइड्रोजन इज द फ्यूचर, एंड इट इज एक्चुअली द फ्यूचर। In coming 5 years, you will see that these batteries will be redundant. Although this looks or feels a harsh word, but take my point, they will be redundant. और आने वाले 5 साल में देखिएगा वो सारे फ्यूल बेस्ड हो जाएंगे, तो अपन को हाइड्रोजन जनरेट करना ही पड़ेगा, और ये लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन जनरेशन से काम नहीं चलेगा, बिकॉज दे विल बी जनरेटिंग फॉर बिग कंपनीज, और वो MSMEs वगैरह को क्यों देंगे। तो यदि अपन बैटरी के बदले फ्यूल सेल बेस्ड सिस्टम पे ध्यान दें अभी से, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ऑफ ग्रिड चैलेंजेस, तो इसमें फेलियर ऑफ इन्वर्टर्स वगैरह का कोई इशू ही नहीं रहेगा। ओके, क्लीनिंग इशू, सो अभी जो नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के CEO हैं सुब्रमण्यम पुरीपाका, वो मेरे स्टूडेंट ही हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। उसने मैंने ऐसे ही जस्ट कि बहुत ही सॉइलिंग पे काम चल रहा है, और दो कलीग लोग मेरे पे हंसते भी थे कि ये क्या सॉइलिंग वगैरह कर रहे हो, तो उसी समय हम लोगों ने काफ़ी इस पे पेपर्स भी हैं कि इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर क्लीनिंग ऑफ द पैनल्स, कैन वी alter the tilt of those panels. For example, उसमें मैंने 5 सिक्योरिटी रीजन के सैंपल्स कलेक्ट किए थे सॉइल के, और उसके पार्टिकल साइज ऑब्जर्व किए, और उस पर मैंने काफ़ी डिटेल डेटा लिए। तो हम लोगों ने देखा कि इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर 29 to 30 डिग्री, कैन वी गो फॉर 32 डिग्री। तो उसमें क्या है कि बिना क्लीन किए भी अपन की सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। दैट इज वन ऑफ द वे। और क्लीनिंग का तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, बट इंस्टीड ऑफ मान लीजिए जहाँ क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है, तो क्या अपन 30 डिग्री के बदले 32 डिग्री पे इंस्टॉल कर सकते हैं क्या। तो इसका एक ये इशू को ये एड्रेस करता है जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, और वाटर मैनेजमेंट वगैरह तो एग्री पीवी कवर कर ही लेता है। पॉलिसी फ्रंट तो अपन का मुद्दा नहीं है, लैंड इज अवेलेबल, ये गोपाल सुमानी जी का था, और उनसे अभी मैंने बात की, सर लगता है चले गए। ओके, हाँ, तो उनसे मैंने बात कर ली, और ये एग्जैक्टली यही हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे एक प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ मिनिस्ट्री का, और उस पर मैंने ये DC to DC कन्वर्टर डिज़ाइन कर लिया है,
और मेरे केमिस्ट्री के कॉलीग जो है उन्होंने ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइजर भी डिजाइन कर लिया है और हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी पे कि कितना वो हाइड्रोजन जनरेट कर पाएगा, क्योंकि अभी तक जो इलेक्ट्रोलाइजर्स है वो मेटल बेस्ड है, लेकिन अपन का जो इलेक्ट्रोलाइजर है वो कार्बन क्लॉथ बेस्ड है, उस पर सर्टेन डोपिंग करते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इससे क्या है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर ये तो काफ़ी चीप होते हैं, जैसा सर जानते भी होंगे कि डिवाइसेस तो आजकल सबसे सस्ते हैं। इवन जो आपने अभी क्या कहते हैं मिश्री मिठाई खाई थी उससे सस्ते मॉसफेट्स आते हैं तो ये कन्वर्टर्स जो हैं वो काफ़ी सस्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा है कि यदि अपने पास टेक्नोलॉजी हो और वो रिलायबल हो तब अपन अफोर्डेबल रेंज पे जा सकते हैं। तो उसी की टेस्टिंग में या हम लोग कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन स्केलिंग अप का इशू तो मैं इमीडिएटली एड्रेस कर सकता हूँ इफ इज एग्री टू फंड, क्योंकि हम लोगों के पास समय और थोड़ा मैन पावर की भी कमी रहती है और टेक्निकल नो हाउ के लिए तो थोड़े पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। सो ये इशू तो इमीडिएट अपन एड्रेस कर पाएंगे। देन रिसर्च इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में सर मैं ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, पीएचडी भी मैंने उसी में की है। और आपने बताया था ना कि लोग पुराने बुक से पढ़ाते हैं, मैं उनमें नहीं, मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाता हूँ। इवन मैं बता सकता हूँ कि आईटीएस भी उस बुक से नहीं पढ़ाते। सो ये एड्रेस तो अपन कर सकते हैं इस इशू को, रिसर्च इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, and I can say confidently that we can go to any level, क्योंकि मेरे को पता है डिवाइसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कनेक्शन है, एटसेट्रा, कैसे फिल्टर डिजाइन। सो और ट्रेनिंग रिलेटेड जो है, सो इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा एमएसएमईज को कि इफ दे फील दैट देयर एम्प्लॉइज शुड बी लेट अस से ट्रेन्ड फॉर 1 month, so that they can fund for the institute, और अपन उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि ये फेलियर के रीजन हो सकते हैं, इस पे आप यदि काम करें और उनके पास यदि ऑलरेडी इन्वर्टर्स हैं या कन्वर्टर्स हैं जिन पे वो टेस्ट करना चाहते हैं, सो वी डू हैव ऑल द इक्विपमेंट्स अवेलेबल विद अस, जो आपने बताया कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं और हम लोग के ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो स्पेक्ट्रम एनालाइजर या जो ऑसिलोस्कोप्स हैं, सारे सिग्नल एनालाइजर सारे अवेलेबल हैं। तो हेवी फंडिंग की जरूरत नहीं है, just some funding for training purpose। तो ये एक इशू भी अपन एड्रेस कर पाएंगे। सर मैं आस्क वन क्वेश्चन। यस सर। अभी जो सुरेंद्र जी ने कहा कि डीसी मीटर इज ए प्रॉब्लम, मैं ओके उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, जो इन्होंने इशू रेज किया था कि मैं आता हूँ सर, मैं सीरियल वाइज जा रहा हूँ। तो अभी मैं केवल राजेश गोयल जी तक पहुँचा हूँ। So lack of power electronic converter design, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप लोग आगे नहीं आते हैं या कॉन्फिडेंस नहीं है हम लोगों पे। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने कभी किसी इंस्टीट्यूट को बोला है कि ये प्रॉब्लम है, क्या आप कर सकते हैं? तो छोड़ दीजिए, आप बिट्स के पास आइए। इफ यू वांट द रियल सॉल्यूशन, कम टू बिट्स, ठीक है? और मैं अग्रवाल सर के बिहार पे भी बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग के सुपर सीनियर है। मैंने भी मास्टर्स और पीएचडी वहीं से किया है, तो सर तो हम लोग के सुपर सीनियर। तो जब सुपर सीनियर ऐसे है तो हम लोग तो थोड़ा आगे ही रहेंगे। तो इसमें आपका वो इशू भी कवर हो जाएगा, मोटिवेशन फ्रॉम स्टार्टिंग लेवल। अपन अभी जैसे मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगले सेमेस्टर में पढ़ाने वाला हूँ, सो सपोज वी वांट टू गो फॉर सम रियल काइंड ऑफ फील्ड और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम। सो यदि अपने पास किसी इंडस्ट्री का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो अपन बच्चों को दिखा सकते हैं। हाँ, तो इससे आपका ये भी इशू एड्रेस हो जाएगा कि मोटिवेशन फ्रॉम स्टार्टिंग लेवल। स्कूल लेवल पे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन बैचलर्स लेवल पे जरूर कर सकते हैं।
क्योंकि बच्चे काफी इंथुजियास्टिक रहते हैं और वो जब देखेंगे कि सच में इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और अपन सच में वो एड्रेस कर पाएंगे तो दे बिकम वेरी हैप्पी। तो ये एड्रेस भी इशू भी एड्रेस कर पाएंगे। और ड्राइव्स और फिल्टर्स तो कन्वर्टर्स डिजाइन ही है। तो ओके, पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग issue of harmonics that I will leave to Professor Mathur. He will address this because Professor Mathur and Professor Bansal, they have done their PhD or thesis in these areas. अब मनोज गुप्ता जी पे आते हैं, डिस्पोजल ऑफ पैनल्स। सो इस पे भी मेरे को कुछ कुछ करते रहने की आदत है। सो मैंने इस पे आज से 4 साल पहले एक स्टडी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट करवाया था स्टूडेंट्स। सो इसमें हम लोगों ने क्या प्लान दिया था कि इफ यू लुक एट दोज पैनल्स, उसमें काफी कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए शीशा है, एल्यूमिनियम है और भी काफी चीजें हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिस्पोजल एट वन प्लेस, कैन वी सेग्रीगेट देम एंड सेंड इट टू द रिलेटेड इंडस्ट्रीज। तो उससे क्या है कि अपन डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे? पहला तो है कि उसको बिल्कुल जंक में दे दें और वो तोड़ के खत्म कर दें। तो उससे क्या है कि अपना जो यूजफुल चीजें हैं वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो अपन पहले सेग्रीगेट कर लेंगे, जैसे उससे एल्युमिनियम निकाल लिया या शीशा निकाल लिया और उस इंडस्ट्री को भेज दिया। तो उसमें हम लोगों ने प्लान दिया था कि एक जगह पे नहीं उसका डिसमेंटलिंग करके, जैसे मान लीजिए कोई एल्युमिनियम प्लांट नजदीक है तो उसके नजदीक अपन एल्युमिनियम डिसमेंटल करेंगे और उसको दे देंगे। उसी तरह ग्लास इंडस्ट्री जो है या रिलेटेड इंडस्ट्री, उसको अपन कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये प्लानिंग लेवल की चीज है, तो इसको अपन करवा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट बस यही है कि जस्ट स्टूडेंट को इंकरेज करना है और उनको इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बताना है कि अपन को कैसे अप्रोच करना है। तो ये भी पॉसिबल है। मॉड्यूल से कुछ रिकवरी हो सकती है? कैसे? जो सोलर मॉड्यूल है या बैग्स हैं, उससे कुछ रिकवरी हो सकती है? ये तो सोलर सेल्स वाले बता पाएंगे, लेकिन वैसे तो ये आइडिया काफी इनोवेटिव सा लगता है मुझे। I'm just asking, because the batteries, they say lithium batteries, 90% of the material can be recovered in the lithium battery. That's why I asked you. वो अपन के केमिस्ट्री वाले मित्र बता सकते हैं। ठीक, लेकिन मेरा सोचना है एक स्टेप और आगे। यदि आप सोलर पैनल को ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे जो एल्युमिनियम का वो रहता है, मैं तो प्रपोज करूंगा कि उसी पे पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी भी बना दी जाए, क्योंकि उसको हीट सिंक चाहिए और उसका जो एरिया है उसी पे अपन वाटर स्टोरेज और हाइड्रोजन स्टोरेज सारा बना सकते हैं। सो यदि एमएसएमईज रिस्क लेना चाहें और इन एकेडमिक्स के साथ और एकेडमिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहें, सो वी डू हैव टू मेनी आइडियाज व्हिच आर रियली फिजिबल। ऐसा नहीं है कि ये हवा में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं 5 साल पहले जो चीजें डिस्कस किया करता था वो ऑलरेडी अब सामने आ रही हैं, जबकि मेरे को नहीं पता थी। सो स्टोरेज एफिशिएंसी, ये तो बढ़ाने का वही उपाय है कि यू गो फॉर ऑल्टरनेट फ्यूल्स। अदरवाइज स्टोरेज आप एफिशिएंसी नहीं बढ़ा सकते। इन जो एनर्जी जो या अभी एग्जिस्टिंग बैटरीज है उनकी आप नहीं बढ़ा सकते। गो फॉर ऑल्टरनेट फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन और फ्यूल सेल बेस्ड, क्योंकि उनकी पावर डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। क्लीनिंग इशू ऑलरेडी वन। विश्वास काले जी का एड्रेस प्रोफेसर माथुर करेंगे। ये स्मार्ट ग्रिड काफी इन्होंने काम भी किया है और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि एक आध और 2 बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स भी शुरू करने में इन्होंने मदद की है। सो दैट इज विद इन आवर रिच। ट्रांसफार्मर जो बैड हो जाता है, रियल पावर मैनेजमेंट फॉर लार्ज एरिया, स्मार्ट कम्युनिकेशन। हाँ, स्मार्ट कम्युनिकेशन फॉर रियल टाइम ऑपरेशन प्रोफेसर माथुर एड्रेस करेंगे। HVDC हो सके तो इसमें जितने सारे इश्यूज हैं विश्वास काले जी के स्मार्ट ग्रिड रिलेटेड, वो प्रोफेसर माथुर मेरे बात टैकल करेंगे। उसके बाद राजेश वैस जी, ये तो
सुपर 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 सीनियर बताया है। तो सर मैं, यदि आप एग्री करें कि माइक्रो इन्वर्टर्स, राजेश व्यास माइक्रो इन्वर्टर आप यदि बनाना चाहें, उसको टैग देना चाहें, आई एम विलिंग टू ज्वाइन। इफ यू फंड द लैब फॉर अस देन इट इज योर्स। क्योंकि जूनियर होने के नाते मेरा कर्तव्य भी बनता है कि listen to your senior and help them as far as possible. So we are agree. So solar cooker design तो ये सब तो equipment, so क्योंकि इसमें चूंकि unfortunately मैकेनिकल के लोग नहीं आ पाए, क्योंकि डिजाइन एस्पेक्ट जहाँ मैकेनिकल की बात आती है, अपन तो केवल पावर तक ही रह जाते हैं। मान लीजिए BLDC या कुकर वगैरह डिजाइन है, सो मैकेनिकल पीपल कैन एड्रेस दीज थिंग्स इन अ बेटर वे, क्योंकि उनके पास मटेरियल या जो डिजाइन एस्पेक्ट है वो थोड़ा, लेकिन पॉसिबल है। अपन के इंस्टीट्यूट में ये काम हो रहे हैं ऑलरेडी, लोग मटेरियल्स पे भी काम कर रहे हैं और डिजाइन एस्पेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। इसके बाद सुरेंद्र जलोरा जी, DC मीटरिंग ऑफ कोर्स प्रोफेसर माथुर एड्रेस करेंगे, जो भी, या प्रोफेसर बंसल, इनका काम एक्सटेंसिव वही डेटा एनालिसिस, आपका प्रेडिक्शन या प्रोजेक्शन जो कह लीजिए, उस पर वो एड्रेस करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ सोलर PV इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये फ्रैक्शन वॉट सोलर पंप्स। सो मैं तो वैसे भी घूमता रहता हूँ अगल बगल, तो जितने सोलर पंप्स हैं राजस्थान में, किसी ने बताया कि ओनली 60% भी यूज, मैं बोलता हूँ कि वो भी यूज नहीं करते, क्योंकि पानी ही नहीं है। हम लोग के इलाके में तो पानी ही नहीं है, सोलर पंप यूज क्या करेंगे? तो वो जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है, और उसी से रिलेटेड या वही आइडिया मैंने मिनिस्ट्री को प्रपोज किया था कि जो रेस्ट एनर्जी अपन के पास लेटर से 3 किलोवाट, और अब तो एक्सटेंड करके 6 किलोवाट का भी उन लोगों ने पैनल्स लगवा दिया है। सो उससे क्या अपन खाली समय में हाइड्रोजन जनरेट कर पाएंगे क्या? तो एग्जैक्टली वही वो प्रोजेक्ट है, तो इससे भी इशू वो क्लियर हो जाएगा। फोकस एरिया फ्रैक्शन वॉट सोलर पंप्स, इस पे अपन, और सर का एड्रेस एक तो मैं भूल ही गया करना, कि यदि आप चाहें तो अपन DC इक्विपमेंट बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही मैकेनिकल और लोगों की मटेरियल साइंस लोगों की जरूरत पड़ेगी। और आने वाला फ्यूचर यही है कि आप जो जिस रूप में एनर्जी पैदा कर रहे हैं उसी रूप में कंज्यूम करें और वही करें, ताकि लॉसेस हो ही ना, ट्रांसमिशन लॉस भी ना हो, कन्वर्सन लॉस भी ना हो। तो अपन इस चक्कर में ना पड़ गए कि जो एग्जिस्टिंग बाहर से जो ABB और अदर कंपनीज अपन को इन्वर्टर्स दे रही हैं, जिसकी गारंटी 5 साल की ही है, क्यों ना अपने बना लें। और यही अभी सही समय है, और गवर्नमेंट भी चूंकि पुश कर रही है, तो इसमें देखिएगा काफी मदद मिल सकती है। काम नहीं हो रहा है सर, नहीं, क्योंकि अपन ने अभी इसको शुरू ही नहीं किया, क्योंकि अपन ने अभी DC पावर ही नहीं डिजाइन किया, तो इक्विपमेंट तो उसके बाद आता है। माइक्रो ग्रिड्स और मिनी ग्रिड्स में तो मुझे DC सिस्टम राजस्थान में लगाया, IIT चेन्नई में आकर के उस गाँव में DC सिस्टम शुरू किया लगाए हैं, लेकिन सर ने जैसा बताया कि वो चाहते थे कि केवल DC अप्लायंसेस यूज करें, लेकिन वो एडजस्ट ही नहीं करते। यही तो मैं बता रहा हूँ, ऑल चाइनीज, और उस पर अपन रिलाई नहीं कर सकते। तो ये MSMEs के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इन एडिशन टू गोइंग फॉर दिस रिन्यूएबल जनरेशन इन आइसोलेशन, दे कैन गो फॉर द रिलेटेड इंडस्ट्री एज वेल। उससे बढ़िया और अच्छी बात क्या हो सकती है, जैसे एग्री PV है। ओके, अब अजय यादव जी, वो तो चले गए, लीडर जी कहाँ गए? अच्छा यही है। तो आपने बताया ना यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री,
सो इसमें तो बिट्स की एक्सपर्टीज है। अपन के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि आप उनको कुछ भी दीजिए, आप बोली करिए यूजर इंटरफेस बनाना है, ऐसे बना देते हैं। सो यू कम विद द प्रॉब्लम और यू गिव अस द प्रॉब्लम, गिव अस द टाइमलाइन एंड ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी, यू विल गेट द यूजर इंटरफेस एज यू वांट। उसके बाद चतुर्वेदी जी, फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों का काम ही है। वेस्ट मैनेजमेंट ऑलरेडी कवर्ड, लैंड डिप्लॉयमेंट, इंडिया एग्री अलायंस का मैंने जिक्र किया ही। विच प्लांट, सो इन हाउस डिजाइन इज अ मस्ट। इन एडिशन टू इन हाउस डिजाइन ऑफ द प्लांट्स, वी मस्ट गो फॉर इन हाउस एग्री डेवलपमेंट। जैसे अभी मान लीजिए कोई बोले कि आप फूड इंडस्ट्री खोलो, तो अपन के पास अभी नो हाउ नहीं है, जबकि नो हाउ अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है। वी डू नॉट लुक फॉर द हिडन टैलेंट विच वी हैव इन फॉर्म ऑफ फार्मर्स। जैसे अपन ये आजकल काफ़ी सेंसर्स लगाए जा रहे हैं कि यहाँ सेंसर्स लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, वो बता देगा कि खेत में कितने कीड़े लग गए, कितने समय बाद बर्बाद हो रहा है। ये पैसे की बर्बादी है, क्योंकि यदि आप फार्मर से पूछेंगे तो वो पहले दिन बता देगा कि अरे देखो इसमें कीड़ा लग गया, आगे आने वाले समय में ये फसल बर्बाद होगा। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरे फोर फादर्स फार्मर भी थे और मेरा बचपन फार्मिंग में ही गुजरा है। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आप सेंसर से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे वो फार्मर्स आपको एक दिन में बता देंगे। सो दोज डेटा आर मोर इम्पोर्टेंट देन दिस सेंसर डेटा। और कैलिब्रेशन वगैरह तो आपको पता ही है। हाई एफिशिएंसी सोलर सेल्स, वी डू नॉट हैव एक्सपर्ट राइट हियर, बट वी डू हैव आवर फ्रेंड्स हु आर वर्किंग ऑन दिस वन। क्वांटम डॉट्स, नैनो मटेरियल्स, ये मैकेनिकल में शायद कुछ लोग काम कर रहे हैं क्वांटम डॉट्स पे। देन सॉइलिंग रिपोर्टिंग, राहुल जी, एनर्जी इफिशियंसी इशू, सेंसर्स एंड बिहेवियर बेस्ड इशू, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सेंसर्स और बिहेवियर बेस्ड इशू जो है, इस पे अपन कभी टच ही नहीं करते। जैसे मैंने बताया ना कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टॉलिंग सेंसर्स, और अपन ये फार्मर को नहीं बताते कि वो सेंसर किस लिए लगा रहे हैं। अपन ये क्लेम करते हैं कि वो सेंसर जो डेटा अपन को इंस्टीट्यूट में बैठे भेजेगा, उससे हम डेटा एनालिसिस करके उसको बता देंगे कि यार ये फसल इतने दिनों में खराब हो जाएगी। ये बिल्कुल ही बकवास है। वो किसान जो बताएगा वो डेटा एक्चुअल होगा, तो किसान को भी अपन को वो करना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग आप स्टूडेंट लेवल पे बता रहे हैं ना, जैसे जैसे ये एग्री पीवी या पीवी इन जनरल स्प्रेड होता जाएगा, फार्मर्स की भागीदारी भी उसमें उतनी ही जरूरी है। फार्मर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, क्योंकि जब तक आप उनको जागरूक नहीं करेंगे, अभी तो वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे कि ये अपन का क्या प्लान है, क्या विजन है, पकड़ में नहीं आता। उनको लगता है कि अरे यार मेरा लैंड ले लेंगे और प्लांट लगा देंगे, मेरे को तो बिजली 2 रुपए में बन जाती है, लेकिन वही खरीदते हैं तो 8 रुपए में देते हैं। ये एक्चुअल दिक्कत है। और उनका कहना है कि क्यों नहीं, यदि 8 में बेच रहे हो तो मेरे को यार 5 में दे दो, मेरे लैंड पे लगाए हो तो उनको 2 रुपए दे रहे हो और उसको दे रहे हो 8 में। तो ये किसानों को भी जागरूक करना पड़ेगा। और इसी में जो अपन के गवर्नमेंट रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं, उनका काफी बड़ा रोल है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में कन्विंस वही कर सकते हैं। और यदि पॉलिसी मेकिंग में वो कन्विंस कर पाए गवर्नमेंट को, तो फिर इंडस्ट्री, उसके बाद एकेडमिया का रोल आता है। मुकेश जी गए लगता है। डिस्पोजल ऑफ सोलर पैनल, वो तो एड्रेस हो ही गया। 10 गीगावाट फॉर कुसुम पंप, इसकी हालत तो मैंने बताई थी। अगल बगल पहले 3 किलोवाट का लगा हुआ था, उसमें इन्वर्टर का इशू था। पहले जो 3 किलोवाट का पैनल लगा था, उसमें जो इन्वर्टर्स आते थे इतने बड़े होते, और वो बाहर के थे, और वो अभी तक चल रहे हैं। लेकिन जो 6 किलोवाट का लगा है पैनल, उसमें क्या है कि लोकल मेड वो लगा देते हैं, वो ऑन ही नहीं होता उनसे। तो ये है कि अपन बिना
रिसर्च में इन्वेस्ट किए, यदि एमएसएमई को चालू कर देंगे हड़बड़ी में तो यही नतीजा निकलेगा। इसका जीता जाता एग्जाम्पल यही कुसुम जो आपका वो है ना, कुसुम पंप जो है, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। और जो सच में जानते हैं उनको पता है कि वो अधिकांश समय फेल ही रहता है। Those who are aware will agree with you, है ना? So uses of remaining power बता ही दिया मैंने, हाइड्रोजन इज द फ्यूचर। और चूंकि मेरा एक्सपर्टीज है तो मैं तो और उसको पुश करना चाहूँगा कि वाई गो फॉर रिमेनिंग, पुट एक्स्ट्रा प्लांट फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि उसी के हिसाब से व्हीकल भी आएंगे। इवन जो लार्ज व्हीकल्स हैं आपके ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, इसकी पावर डेंसिटी इतनी ज़्यादा है हाइड्रोजन की कि वी कैन गो फॉर हाइड्रोजन बेस्ड जनरेशन। ओके, दैट्स इट, एंड आई विल नाउ इनवाइट प्रोफेसर माथुर, ओके, प्रोफेसर बंसल फॉर his comment. Okay, thank you for the opportunity. नमस्कार सर। बात करते थे तो यही करते थे कि हम लोग काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी कह लीजिए, कम कह लीजिए। PhD स्कॉलर है, SOPLO के प्रोजेक्ट्स हैं, और उसको पब्लिश भी कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पेटेंट कर लेते हैं। ये सोचते थे कि यार कभी प्रोडक्ट की फॉर्म में लाएंगे तो इंडस्ट्री से बात करनी है। कभी इंडस्ट्री के पास भी गए अपनी नीड के लिए, उनकी नीड के लिए, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कभी इतने लोगों के साथ नहीं मिले कि अपनी बात बहुत अच्छे से रख पाए या उनकी सुन पाए। कभी इक्की दुक्की प्रॉब्लम के लिए गए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कितना मेटेरियलाइज हो पाता है, कितना लंबा चलता है, वो एक समय पे डिपेंडेंट है, पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कमिंग टू दी पॉइंट्स, तो मेरा जैसे डॉक्टर रजनीश सर काफ़ी कुछ कवर कर दिया है एज पर दी स्पीकर्स फ्लो। कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ मैं काम करता हूँ और शायद कुछ चीज़ें ले सकता हूँ आगे चल के। तो एक तो सोलर पैनल ट्रैकर्स के ऊपर जो अगर हम एमपीपी की बात करें, मैक्सिमम पावर पॉइंट, उसमें दो तरह की प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं वो है कि एक तो आप बात करें एमपीपी की, जिसमें कि आप हर समय के लिए मैक्सिमम पावर पॉइंट ही डिलीवर करें। दूसरा है उसकी ट्रैकिंग, जो कि वो मोटर से चलेगा। तो हमने अभी तक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं या जिस पर काम करते हैं वो एमपीपी, जिसमें आपने मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक किया या शेडो कंडीशंस है या कोई भी कंडीशन है, अल्टीमेटली वो फ्लो आपको वो मैक्सिमम पावर फेंक के देगा हमेशा। उसकी ड्यूटी साइकिल इस तरह करेक्ट होगी कन्वर्टर की, बूस्ट कन्वर्टर की, कि वो आपको उसी कंडीशंस में करेगा कि मैक्सिमम पावर आपको डिलीवर करे। दूसरा है कि हम जो पैनल्स हैं उनको क्या एक पर्टिकुलर एंगल की बजाय डिफरेंट एंगल्स पे उसको लगाएं, क्योंकि कोई एक ऐसा तो है नहीं एक तो पैनल लगाने, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा काम नहीं, क्योंकि मोटर्स का मूवमेंट है हमारा। मेरा जो स्पेसिफिक काम है वो है कि मैं किसी भी कंडीशंस पे ऐसा कंट्रोलर डिजाइन करता हूँ कि वो मुझे हमेशा एक मैक्सिमम पावर पॉइंट दे। क्योंकि आपने कुछ एल्गोरिथम सुनी भी होंगी, PLO है, इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस है, उनको हम लोग यूज करते हैं और आगे कुछ AI लगा के या कुछ और काम करके उस पर हम थोड़ा बहुत काम है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है। स्पेसिफिकली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, गेटिंग इनटू द डेटा ड्रिवन लोकेशन, इस प्रॉब्लम को मैं और मेरे साथ काम करती टीम वो ले सकती है। डस्ट क्लीनिंग, एज रजनीश सेड, we are working but not into my domain. Going to the सोमानी साहब की जो पॉइंट था उसमें था कि locally generated at GSS injected there only. This also sometimes for microgrid we have operated. So this can also be integrating various sources and injecting it locally is possible. Only again मतलब और एक एक्चुअली समझ में आ जाए कितने पावर लेवल पे काम करना है, रियल टाइम टूल्स क्या है। अभी हम जो काम करते हैं टू बी ऑनेस्ट वो है आपका सिमुलेशन, दूसरा है कि आपने उसको HIL। हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स हैं आज की डेट में। अगर हम हमारी पावर इलेक्ट्रिक्स लैब की बात करें तो बहुत रिच है, बहुत रिचेस्ट लैब होगी हमारी आज की डेट में हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारे पास जो भी शायद एक टूल की बात कर रहे थे, पावर एनालाइजर की बात कर रहे थे आप, वो हमारे पास है सर। हम ओपन आरटी हमारे पास है, माइक्रो लैब बॉक्स हमारे पास है, डी स्पेस हमारे पास है, सोलर एमुलेटर हमारे पास है, विंड एमुलेटर हमारे पास है। वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट लैब, क्योंकि वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारी बहुत अच्छी टीम है।
कुछ काम मैं करता हूँ, कुछ एक ग्रुप में आए नहीं है। आज हमारा कोलैबोरेशन भी अक्रॉस दी डिसिप्लिन है, तो कई डिसिप्लिन के साथ है, तो हम इस प्रॉब्लम को ले सकते हैं। हम आपको सिमुलेशन हार्डवेयर इन लूप सॉल्यूशन दे देंगे, बहुत जल्दी दे सकते हैं। रियल टाइम में जैसे आप हमें बता दें ये प्रॉब्लम है, यहाँ करना है, हम डेफिनेटली आपकी मदद से जो हमारा यूज हमारे ब्रेन को करके ये एड्रेसेबल प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि मैं और मेरी टीम कर सकते हैं। तो मुझे दो चीज़ में अभी समझ में आई। फिर तीसरी थी, राजेश गोयल साहब ने कहा था पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इस पे उन्होंने शायद इसको बोला कि आप किसी को शायद वो तो उन्होंने बोला था कि पैरालाइज हम किसी और को कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, हम पॉल्यूट कर रहे हैं, सोर्स को लोड कर रहे हैं, सोर्स पॉल्यूट हो जा रहा है। और वो तो इसके लिए सेंटर के पास फिल्टर्स हैं, यूपीक्यूसीज हैं। मैं और प्रोफेसर माथुर काफी एक्सटेंसिव इस पर काम करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम जो कि एड्रेस हो सकती है सर, स्पेसिफिक गिवन स्पेसिफिक प्रॉब्लम वी कैन, मतलब सिमुलेशन और हार्डवेयर लोग तो हम आपको बहुत जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। उसमें हम आपसे कोई मतलब जैसे बार रजिस्टर सर ने कहा कि कुछ फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, हम इसमें बहुत ज्यादा फंडिंग की शायद रिक्वायरमेंट में हम आपसे नहीं मांगेंगे, हमारे टूल्स हैं। Only thing there may be requirement of one student, manpower, that's it, nothing else. वो भी at later end, जब आपको लगता है कि हाँ there is a trust created, so it is not always कि it is money which we talk about, maybe free also, right? So to have a trust in some of the points, to be honest, है ना, एक बार स्टार्ट करने के लिए, जो कि हमारे कुछ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट करते हैं। मनी पार्ट में हमें बताया गया कि ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, इट इज ओनली द पॉइंट वेयर वी कैन हेल्प यू एंड यू कैन गिव द प्रॉब्लम एक्सपर्टाइज ओनली। सो लेट अस नॉट गेट इनटू द फंडिंग इश्यूज टुडे। मनोज गुप्ता साहब ने कहा वो ऑलरेडी रजनीश ने ले लिया है, मेरा इसमें बैटरी पे काम है तो मैं उसको नेक्स्ट में जोड़ देता हूँ, जो कि ईवी चार्जर की बात की थी जालोड़ा साहब ने, उस पर आ जाता हूँ। फिर विशाल काले साहब ने पीक्यू पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट और ऑप्टिमल प्लेसमेंट ऑफ पीएमयू की बात की थी। पीएमयूज पे भी काम है मेरा प्रोफेसर माथुर का, तो इस पे हम लोग ऑप्टिमल लोकेशन का भी जैसे मैंने कहा बहुत सॉल्यूशन जल्दी दे सकते हैं, मतलब सिमुलेशन हार्डवेयर को जल्दी दे सकते हैं। सॉफ्ट इनके बाद अगर ये हमें रियल टाइम डेटा दे देते हैं, आरएससी अलाउ करता है, इनके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे क्या होता है, तो उसको कैसे टेकअप करना है वो एक इंटरफेसिंग के द्वारा किया जा सकता है और उसको हम आगे ले सकते हैं। तो इसमें मुझे दो पॉइंट नजर आए थे जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं, एक तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन फिक्सिंग एंड दी ऑप्टिमल प्लेसमेंट ऑफ पीएमयू। वैश्य सर का एक पॉइंट था इसमें माइक्रो कन्वर्ट, तो उसकी तो रजनीश जी ने काफी बात कर ही ली है, तो आई लीव इट टू हिम, है ना। अब जावेद, तो मेरा जो सर एक्सपर्टाइज कह लीजिए या जो मैं काम करता हूँ वो कह लीजिए, मैं तीन चीजों में मेनली काम करता हूँ, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन इन हाइब्रिड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दूसरा पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट और थर्ड है ईवी चार्जर्स। तो ये एक ही स्पीकर इसमें एक बात बोली आज जो है कि लोकल ईवी चार्जर की बात की शायद आपने, तो इसमें आपने तीन चीजों की बात की जो मैं प्रोफेसर काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि सोलर ड्रायर्स एंड सोलर पंप्स, थ्रेशर्स, जो कि हम 40% या 50% और 70% टाइम रजिस कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो काम ही नहीं आ रहा हो, पानी नहीं है। तो उस समय के लिए हम लोग एक दो बार हमारे सीनियर प्रोफेसर थे, हमारे साथ प्रोफेसर थे, मतलब सीनियर थे हमसे, वो कहते हैं हम सोलर थ्रेशर बना सकते हैं, जो कि आप वहाँ पे इन चीज़ों की, सो वी कैन डिजाइन मोटर्स सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पावर रेटिंग हमें पता है किसकी कितनी, हम उसमें डिजाइन कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं लैब पे। लेकिन थ्रेशर बनाने के लिए तो पैसा चाहिए, वो फिर हमारे पास नहीं है। हम मोटर टेस्ट कर सकते हैं, चाहे कर सकते हैं, सिमुलेशन में टेस्ट कर सकते हैं, वो हम मे बी एग्जिस्टिंग टीम और एडिशनल स्टूडेंट की हेल्प से हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों पे काम हो सकता है। कमिंग टू ईवी चार्जर्स, अभी एक प्रोजेक्ट है हमारे मेरे पास, पहले एक तो प्रोजेक्ट मैंने किया MNRE का, वो हमारा इन्वर्टर पे था रजनीश के साथ। ये मेरा CPRI का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसमें हमें यही हमें 4 ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं सर। उसके अंदर वो PV इनेबल्ड EV चार्जिंग सिस्टम है, फोटोवोल्टिक इनेबल्ड EV चार्जिंग है। तो उसमें हम तो बहुत बड़े लैब तो है नहीं, पर हम उसमें 10 से 15 किलोवाट का प्रपोज कर रहे हैं। तो उसमें हमें PV पैनल, PV इन्वर्टर हमारे लैब में है, उसका हम पैसा नहीं मांग रहे इंडस्ट्री से, एजेंसी से। उसमें हम EV चार्जिंग प्रपोज कर रहे हैं सर, एफिशिएंट और फास्ट चार्जिंग जो बोल रहे हैं। आज की डेट में हम जो बात कर रहे हैं इंडिया में, हम C/6 की बात कर रहे हैं, C/7 की बात कर रहे हैं, 7 घंटे में या 6 घंटे में चार्ज हो रहा है। टेस्ला बात कर रहा है 1/6, 6C, मतलब
10 मिनट में कर दे रहा है या 15 मिनट चार्ज कर दे रहा है, अल्ट्रा फास्ट चार्जर की बात कर रहे हैं हम, उसके कहीं आगे लग ही नहीं रहे। और इसीलिए ये भी मैं अर्धी सी बात से एग्री नहीं करता कि हाइड्रोजन विल टेक ओवर, मतलब बस एग्री नहीं करता, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन हाँ ईवीज विल आल्सो बी रनिंग। तो उसके लिए हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उसी जगह ये लोग लीड ले लेते हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, इससे अच्छा S2 बना लो, हाइड्रोजन पे चले जाओ। लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अगर आपको पेनिट्रेट करवाना है तो ये, अदरवाइज पेनिट्रेट नहीं होगा। घर में कितनी मोटरसाइकिल आप चार्ज कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए फास्ट चार्जिंग चाहिए। तो उसी पे हमारा काम है। हमने ये प्रपोज किया कि फास्ट चार्जिंग एल्गोरिथम करेंगे और हम करेंगे, हमने डेड श्योर किया तो हम करके देंगे आपको, क्योंकि यही हमारा प्राइवेट होने के नाते भी हमारी प्रॉब्लम है। क्योंकि वो लोग जो फंड करते हैं सॉरी से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, उनका लगता है एक फंड से दूसरे फंड में जाना है, एक हेड से दूसरे फंड में ट्रांसफर होना होता है सीधे सीधे, उनको ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होती, वो खत्म भी हो जाए, काम भी ना हो तो उनकी लाइबिलिटी, उनकी हमारी लाइबिलिटी है। हम प्राइवेट है, हमें हमारी जनरेशन को देखना है कि मेरे बाद जो फंड के लिए मांगे उसको मिल जाए। ऐसा नहीं मैं नहीं कुछ करके तो मेरे जूनियर्स को नहीं मिला कुछ भी ना वहाँ पे। तो हम ये बनाएंगे, हम ईवी फास्ट चार्जिंग पे काम कर रहे हैं, हम एल्गोरिथम डेवलप करके देंगे। फास्ट चार्जर नहीं बनाता, ये पैसा नहीं देगी वो, में एल्गोरिथम देंगे, आप हमें फंड कर दीजिए जो लिटिल बिट अमाउंट है, हम आपको चार्जर बना के देंगे मेरी मदद से। और क्या भाई मुझे क्योंकि उसके लिए पैसा मेरे पास लेने का पैसा नहीं है, तो मुझे इंस्टीट्यूट भी नहीं दे रहा है, तो मुझे कहीं कहीं से वो हेल्प चाहिए, वो कोई भी दे दे, कहीं से भी आ जाए, हियर एंड देयर, आई हैव नो प्रॉब्लम। सर मेरा एक फास्ट चार्जर पे अपन बात कर रहे हैं, तो मैं एक पॉइंट हमेशा रेज करता हूँ कि आज की डेट में कार की बैटरी कैपेसिटी कितनी आ रही है। टेस्ला अगर बात कर रहा है, आज हमारे पास में 28 किलोवाट आवर की बैटरी है, जो अभी कारें आ रही है वो 48, 49, 50 किलोवाट आवर की बैटरीज आ रही है। बिल्कुल। और नेक्स्ट लेवल पे कितनी की आ रही है? 100 की, 90 से 100 के बीच में आ रही है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 किलोवाट की बैटरी का आप अगर 15 मिनट में चार्ज करेंगे तो डिमांड कितनी होगी? 4 कर दीजिए, 400 किलोवाट की है, ठीक है। एक स्टेशन मैंने बनाया, चार्जिंग स्टेशन, जिसपे 10 कारें चार्ज करता हूँ और चारों कारें एक साथ चार्ज कर रहा हूँ। 400 किलोवाट इंटू 10 कितना हो गया? 4 मेगावाट। एक स्टेशन पे मुझे 4 मेगावाट की डिमांड आ गई, राइट सर। ऐसे शहर के अंदर 20 स्टेशन लग रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? राइट, पीक डिमांड सर्च करेगी। जब पीक डिमांड सर्च करेगी तो क्या हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इसको कैटर कर पाएगा? क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो प्लानर है वो इस बात को सोच रहे हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था हमारा जब ये 2030 का डिस्कशन चल रहा था गवर्नमेंट का, तो मैंने कहा जो कि उदयपुर के अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ग्रोथ को देखते हुए क्या प्लानिंग है। तो उनका ईवी जब आता है और ईवी की आप जब चार्जिंग की बात कर रहे हैं, सब फास्ट चार्जर की बात कर रहे हैं, तो जो पीक डिमांड आने वाली है उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग है? तो ब्लैंक है। तो मेरा ये सजेशन है कि जब अपन ये बात कर रहे हैं तो हमको ये भी स्टडी करना चाहिए कि इसका नेटवर्क पे इम्पैक्ट क्या होगा। राइट, एक टीम कर रही है, ठीक है। हाँ, तो मैं उसमें आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पावर क्वालिटी पे भी होगा, ग्रिड स्टेबिलिटी पे भी होगा, और नेटवर्क पे जो ट्रांसफार्मर और सिस्टम है पूरा नेटवर्क प्रोटेक्शन सिस्टम उस सब पे आएगा। तो उसका खाली एक छोटा सा एक हम चार्जर ही बना देंगे, बट उसका इम्पैक्ट बहुत मल्टीपल जगह पर होगा और पूरा सिस्टम की स्टेबिलिटी पे भयंकर इम्पैक्ट आएगा। तो अगर आप कर रहे हैं तो आई विल बी हैप्पी टू। आइसोलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब ग्रिड खत्म होगा इसलिए ईवी फास्ट चार्जिंग पे काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक अलग टीम। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं समझ गया, आई एम ऑलवेज विद द न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन मैं हमें समझ गया हूँ कि इसके साथ में उस पर भी काम कर रहे हैं हम अभी। लेकिन C/6 की बात नहीं कर रहे हैं, टू बी ऑल्सो मैं 1C और 2C की बात, अभी 1C की बात कर रहे हैं। हमारे पास 1C भी नहीं है, हम 1C की बात कर रहे हैं, 1C पे ही हम अटके हैं और 1C से मैक्सिमम 2C। तो एक ये पॉइंट है जिसपे कि हम अभी काम कर रहे हैं, हमारी टीम, हम इसको टेकअप कर सकते हैं सर। और देश बोर्ड के लिए तो उन्होंने बताया दिया रंजीत जी ने कि अगर हमें रेलेवेंट डेटा दे दें सर, तो मैं ख्याल से सेमेस्टर भर का काम एक बच्चा LOP SOP में हमारा कर सकता है। उसको आपको बहुत ही माइनर फंडिंग है उसकी, ज़्यादा ऐसा नहीं है, वो बात के इश्यूज है।
मेरे से सारे पॉइंट आई थिंक कवर्ड हैं, एनीथिंग ठीक है, थैंक यू सर।